हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीबीएसई क्लास 8 का स्किल एजुकेशन का जो टॉपिक है डेटा साइंस उसको कवर करने वाले हैं। इफेक्टिवली ये क्रैश कोर्स होने वाला है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा क्या है, वो इंफॉर्मेशन से कैसे डिफरेंट होती है, ओके, और ये डेटा साइंस क्या चीज़ है, यहाँ साइंस क्या है, ओके, और फिर हम लोग डेटा को कैसे समझा जाए, विजुअलाइज किया जाए, उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, क्या इंसाइट मिल सकता है हमको डेटा साइंस से, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं क्या क्या होने वाला है। ये देखिए, हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल्स को काफ़ी ट्रीट करेंगे, समझेंगे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन से क्या अंतर है। कभी कभी डेटा हमें बहुत कुछ बता देता है जो बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं बता पाती है, ओके। एनीवे, उसके बाद में हम प्रिडिक्शंस, फोरकास्ट और डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करके डेटा को और बढ़िया तरीक़ा से कम समय में समझे, इसको देखेंगे। फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस को समझेंगे। हम काफ़ी डिटेल्स में स्टूडेंट्स आपको बताएंगे रियल लाइफ सिनारियोज़ के बारे में, ओके। तो अंत तक देखिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए, ये जो टर्म है डेटा साइंस, ये हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, है ना। इसके बारे में काफ़ी पढ़ा भी है। एक्चुअली इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है हमारे इंडस्ट्रीज़ में और हमारे डेली लाइफ में। तो इन सब को समझने के पहले ये देखिए, डेटा साइंस है ना, यहाँ दो वर्ड है, एक है साइंस और पहला है डेटा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेटा या इंफॉर्मेशन को समझते हैं, ठीक है। ओके, देखिए, डेटा is an individual piece of value which alone does not make any sense। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा। डेटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वैल्यू जिसका अकेला कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि कोई भी नेम, डेट, नंबर, सिंबल, ग्राफिक्स, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप वगैरह। जैसे कि हमने अचानक से लिखा, देखिए आप, अभी हम और एग्जांपल से आपको बताएंगे। तो फिर इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरा डेफिनेशन देखिए, व्हेन द डेटा वैल्यूज आर रिलेटेड लॉजिकली इन ए कंटेक्स्ट दे गिव आउट इंफॉर्मेशन विच इज़ मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब है और यूज़फुल है कोई तरीका में। मतलब डेटा जो है उसका कोई मतलब नहीं है, वो यूज़फुल नहीं भी हो सकता है, पर इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा को कोई रकम से लॉजिकली रिलेट करके रखता है। जैसे कि ये कोई नंबर्स है, ये डेटा है, पर ये इसको हम कोई मतलब नहीं है इनका, लेकिन मान लीजिए इनके बीच में कोई रिलेशन है अगर, और वो हमको समझ में आ जाता है, तो ये क्या हो गया, ये एक आपका, अगर इनके बीच में कोई रिलेशन है जो समझ में आता है लॉजिकली, तो दिस इज़ देन इंफॉर्मेशन, ओके। जैसे कि देखिए, मुकुल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुकुल, 8, 22, डी, जूल, 2000। ये सब क्या है, ये इंडिविजुअल डेटा पीसेस है। देखिए, हमने लिखा मुकुल, उसके बाद 8, उसके बाद 22, उसके बाद डी, उसके बाद जूल, उसके बाद 2000। ये सब का कोई मतलब है क्या? बोलिए तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हम इनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिलेट करें, ओके, तब कोई मतलब निकलेगा। जैसा कि देखिए, अगर हम रिलेट करें, मुकुल जो है वो स्टडी करता है स्टैंडर्ड 8D में। कहाँ? 8D में स्टडी करता है, ठीक। और मुकुल का डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 2000 को। तो देखिए, ये जो एक कंटेक्स्ट में ये सारे इंडिविजुअल पीसेस को, है ना, इंडिविजुअल, देखिए ये सब जो थे ये इंडिविजुअल डेटा पीसेस थे, पर हमने इनको एक रकम से जब जोड़ दिया ये लाल एरोज से, तो ये पूरा चीज़ क्या बन गया, इंफॉर्मेशन। देखिए, मुकुल स्टडीज इन स्टैंडर्ड 8 एंड हिज बर्थ डेट इज 22 जुलाई 2000। तो ये है आपका इंफॉर्मेशन। समझ में आया? मज़ा आया ना बच्चों? चलिए, सो वेयर इज़ डेटा स्टोर्ड? भाई, डेटा स्टोर कहाँ होता है? हमने पढ़ा है कि
कि डेटा तो बहुत रकम से स्टोर किया जा सकता है ना? कैसे? सिंपल टेबल इन ए डॉक्यूमेंट, अ डेटा सेट इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और अ डेटाबेस टेबल। 3 तरीके से हम डेटा को जो है आराम से स्टोर कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो ठीक है, ये तो हो गया डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ओके, अब आते हैं साइंस की बारी। चलिए, साइंस क्या है? देखिए, डेटा साइंस हेल्प्स अस इन ड्राइंग आउट यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डेटा। वही बात है, बहुत सारा डेटा है, ठीक है, हमको भी नहीं पता है इनके बीच में कि क्या कोई रिलेशन है या नहीं है, लेकिन हम जो है बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करके हम इन डेटा के बीच में अगर कोई रिलेशन निकाल पाएँ तो उससे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, राइट? तो ये पूरा चीज़ जो है, ये चीज़ संभव होगा जो टेक्निक्स से, वो होगा डेटा साइंस। एक एग्जांपल दें आपको, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई टूथपेस्ट है, ठीक है, टूथपेस्ट अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कोई भी साइट से पिछले 1 साल में करीबन 50 लाख लोग मतलब कस्टमर्स ने खरीदा है। 50 लैक्स LAKHS 50 लैक्स ने खरीदा है। अब कंपनी जो है अपने सेल को और बढ़ाना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो ये जो कंपनी जिस वेबसाइट से ख़रीदा गया था वहाँ से रिक्वेस्ट करती है और कंपनी को डेटा दिया जाता है। क्या डेटा? किन लोगों ने ख़रीदा है। तो फिर कंपनी ये टेबल बनाती है, मेल फीमेल, ओके, मेल का 3 एज ग्रुप 0 to 20, फिर 21 से 40, उसके बाद 41 से 60, उसके बाद भी है, चलिए, और एक एज ग्रुप 61 to 80। जैसा मेल का है वैसा फीमेल का भी वही एज ग्रुप, ठीक है। ओवरऑल कितने सारे तब टोटल ग्रुप्स हो गए आपके? टोटल हो गया, देखिए, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स। अब पिछले 1 साल में 50 लाख का जब डेटा है, किस ग्रुप में, मान लीजिए हम एजम्पशन करते हैं कि जिसका अकाउंट है, जिसने खरीदारी की है, ये उसी ने खरीदारी की है, ओके। जैसे किसी फीमेल का अकाउंट है जिसका एज है 25, तो वो इस ग्रुप में आता है। तो मान लीजिए डेटा से पता चला कि इस एज ग्रुप का सबसे ज़्यादा लोगों ने खरीदारी किया था। किस एज ग्रुप का? इस एज ग्रुप का सबसे ज़्यादा, ओके, करीबन 20 लाख कस्टमर्स इस एज ग्रुप में है, और बाकी सब जो है स्कैटर्ड है, छोटे 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 मिला जुला करके। तो फिर कंपनी ये जानने के बाद, ये 21 से 40 ईयर्स के औरतों का एज ग्रुप है, तो इस एज के ग्रुप के जो औरतें हैं वो और क्या क्या खरीदते हैं, उनके बारे में अगर पैटर्न इनको पता चल जाए, तो फिर पता चला कि इनका जो है फेवरेट कोई एक्ट्रेस है या एक्टर है, पता चला इस एज ग्रुप के कोई फिल्म स्टार है पर्टिकुलर, वही ज़्यादातर इनका फेवरेट है। तो अगले बार वह कंपनी टूथपेस्ट के ऊपर उस फिल्म स्टार का फ़ोटो दे देगी ताकि इन लोगों को और पसंद आए, और ये 20 लाख से 40 लाख हो जाए, और उनका सेल 50 लाख से समझ लीजिए 80 लाख हो जाए। तो समझ रहे हैं ये पूरा कहानी क्या है? ये पूरा कहानी है डेटा को लेकर के खेलना। हम अगर डेटा को जान जाए तो हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमने एडवर्टीजमेंट कर दिया या फिर हमने सेल दे दिया, मान लीजिए हमने सेल करके कहा कि ये जो टूथपेस्ट है ये पर्टिकुलरली औरतों के दांतों को ज़्यादा सुरक्षित करती है टूथपेस्ट में, और एक टूथपेस्ट निकाला जनरल टूथपेस्ट, और ये वाले को हमने बता दिया कि इसमें हमने और कुछ केमिकल्स डाल दिया है, ये यंग औरतों के दांतों को सही सलामत रखती हैं। तब ये लोग और खुश होकर के और ख़रीदेंगे, है ना, और जनरल लोग इसको भी खरीद सकते हैं। तो ये जो है ओवरऑल जब हमको डेटा पता चलता है तो कंपनीज जो है अपना स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, सामान को बेचना कैसे है और मुनाफा कैसे कमाना है। पूरा कहानी है, याद रखिए, प्रॉफिट का। हमको प्रॉफिट खाना है, रुपया कमाना है, तो उसके लिए हम ये डेटा साइंस टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको एग्जांपल से बताया,
वही चीज़ है, डेटा साइंस इन्वॉल्व्स वेरियस इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स जो कि हमको हेल्प करते हैं क्या करने में, इन्वेस्टिगेट करने में। डेटा सेट्स, जैसे कि ये डेटा था बहुत सारा, उनको एनालिसिस करके देखिए, ये रेड रेड जो लाइन बनाया ये रिलेशंस है। ओके, एनालाइज देम केयरफुली, एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प अस इन प्रिपेयर आवर फ्यूचर प्लान और डिसीजन लेने में। समझ में आया? चलिए और एक एग्जांपल करते हैं। ये जो हमने आपको दिखाया ये एग्जांपल 1 था, और एक एग्जांपल करते हैं। से फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, डेटा ऑफ रेटिंग आउट ऑफ 10 ऑफ एन आइसक्रीम ब्रांड बाय द कस्टमर्स इन 8 सिटीज़। ठीक है, 8 सिटीज़ के कस्टमर्स का यहाँ पे आइसक्रीम ब्रांड का आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया हुआ है। अच्छा चलिए, ये है डेटा सिटी 1 से लेके सिटी 8 तक। तो क्या है डेटा, रैंकिंग दिया गया है आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 आइसक्रीम खा के सबने नंबर्स दिया है, ये है नंबर्स। अच्छा, सबसे बड़ा बात है, सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ कहाँ है, हाईएस्ट। हाईएस्ट है भाई 8, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिटी 1, 3, 5 और 6 के जो है लोगों को, ठीक है, यहाँ के कस्टमर्स को ये आइसक्रीम बहुत पसंद है, नहीं तो 8 कोई नहीं देता है ना। नेक्स्ट और भी क्या पता चला, और पता चला कि 8 से कम भी नंबर है, कहाँ क्या है, 4 नंबर है। उसमें से जो नेक्स्ट नंबर है 7 वो है, ठीक है, 8 नहीं है तो क्या हुआ, 7 भी काफ़ी नंबर है। इसका मतलब सिटी 8 और सिटी 2 में भी लोगों को पसंद है। गुड। सबसे पहला बात है कि आउट ऑफ 8 देखिए 50% सिटीज़ में जो है आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद है। ओके, काफ़ी ज़्यादा है। 8 में से 4 जो है, 4 में तो 8 है ना, 4 में तो 8 मार्क्स मिला है, मतलब 50% जो है सिटीज़ में आइसक्रीम बहुत पसंद है। जहाँ थोड़ा कम पसंद है वो आइसक्रीम 2 और 7। लेकिन सबसे बड़ा बात है, सबसे कम कहाँ है, सबसे कम है सिटी 7 में। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी को काफ़ी प्रमोट करना पड़ेगा इस ब्रांड को, ठीक है, क्योंकि यहाँ का रैंकिंग बहुत कम है, यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और एफर्ट देना पड़ेगा, या फिर जानना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों का शायद पसंद जो है वो कुछ और टेस्ट चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना कुछ पता चल गया हम लोगों को, बस विथ ए सेट ऑफ 8 नंबर्स, है ना। तो यही है, ये जो अभी हमने किया ये आप करते हो, पढ़े हो ना लोअर क्लासेस में आपने, यही तो है जो हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा करते हैं। यही है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स, इफेक्टिवली इसी को डेटा साइंस भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ हमने एक छोटा सा आपको आइडिया दिया कि डेटा साइंस में कैसे करके हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। भाई यहाँ तो केवल 8 डेटा थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मान लीजिए 8 लाख डेटा होता तो क्या आप इतना आसानी से देख के कर पाते? 8 लाख डेटा को देखने में ही तो कितना दिन कितना महीना लग जाएगा, एनालिसिस तो दूर की बात है। पर ये जो है अपना टेक्निक डेटा साइंस का, वो यूज़ करके हम मशीन को आराम से ये एनालिसिस करवा सकते हैं। ओके, और केवल एनालिसिस ही नहीं, वी कैन ड्रॉ मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। ओके, तो चलिए अब सवाल है, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डज डेटा साइंस आंसर? कैसे सवालों का जवाब देते हैं? देखिए, ब्रॉडली डेटा साइंस आंसर्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्या है? येस और नो, ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। कुछ एग्जांपल्स जो है, विल द स्टूडेंट गेट अ डिस्टिंक्शन इन द टेस्ट? वुड द वेदर बी क्लियर और नॉट? इज दिस बुक अ साइंस बुक और फिक्शन? विल देयर बी फ्लड और ड्रॉट? पेशेंट को क्या आईसीयू में एडमिट करना है? क्या हमारा लोन ग्रांट होगा? ऐसे टाइप के सवाल, येस और नो टाइप के। और है एनामोली डिटेक्टिंग क्वेश्चंस। वो कैसे हैं? सच क्वेश्चंस ट्राई टू आइडेंटिफाई समथिंग आउट ऑफ द प्लेस। जैसे कि कहीं सब रखा हुआ है
कुछ अलग है, तो इसको आइडेंटिफाई करना है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ जो ऑड है या नॉर्मल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी हाई स्कोर इन ए सब्जेक्ट एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स टेल्स अस द इंटरेस्ट ऑफ ए स्टूडेंट. वैसे ही a huge amount of money transferred by a bank customer out of regular normal amounts alerts the authority to check if the transaction is fraudulent or not. कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हैं? अचानक से इतना रुपया कहाँ से आ गया भाई अकाउंट में. अदर एग्जाम्पल्स, too many attempts of logging into an account. हैं? क्या बात है, ये इंसान भूल गया या कोई और ही इंसान है जो हैक करने की कोशिश कर रहा है? सावधान होना होगा. खैर, सडन ड्रॉप इन अटेंडेंस, अचानक कोई स्टूडेंट आना ही बंद कर देता. क्या हुआ भाई, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया या तबीयत खराब हो गया या कोई और बात है? नेक्स्ट, सडन ड्रॉप इन द परफॉर्मेंस इन ए सब्जेक्ट, अचानक मैथ्स के नंबर खराब हो गए. जान पूछताछ करने से पता चला बच्चे को अलजेब्रा से डर लगता है. कोई बात नहीं, उसे अलजेब्रा समझाया जाए ताकि उसका परफॉर्मेंस फिर से दूसरे सब्जेक्ट्स के बराबर हो जाए. ये देखिए, एनीथिंग आउट ऑफ द नॉर्मल, ये है आउट ऑफ द नॉर्मल, ये है नॉर्मल पैटर्न, है ना. तो इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कैसे? डेटा साइंस टेक्निक्स से. तो देखिए, कोई भी सडन अनएक्सपेक्टेड डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ट्रेंड हमारा ध्यान खींचता है. किस लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए. पॉसिबल प्रॉब्लम है, और अगर है तो उसका सोल्यूशन क्या है. याद रखिए, एन एनोनिमस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एन आउटलायर. प्यारे स्टूडेंट्स, आप मेरा क्लास 6 का मैथ्स का जो है डेटा के ऊपर, मैंने स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिसिस के ऊपर बहुत बढ़िया 2 वीडियोस बनाए थे, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा. वहाँ मैंने इस आउटलायर के कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीक़ा से बहुत सारे एग्जाम्पल से करवाया है. तो खैर, कोई भी अगर नॉर्मल रेंज से अचानक कुछ वैल्यू ज़्यादा रहे तो उस वैल्यूज़ को कहते हैं आउटलायर, व्हिच लाइज आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल रेंज. इसीलिए आउटलायर, ओके, क्योंकि ये दूसरों के वैल्यूज़ के क्लोज नहीं आता है. ये देखिए, डेटा साइंस हमें और भी तरह के चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि फोरकास्ट करने में, प्रिडिक्शंस करने में. ओके, डेटा साइंस टेक्निक्स यूज़ करके हम एनालाइज कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा, पुराने डेटा, और प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पिछले बहुत साल का डेटा यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि किसी एक इलाका का हाईएस्ट या लोएस्ट टेम्परेचर क्या होगा फॉर द लास्ट 20 मंथ्स का अगर हम स्टडी करें तो. एंड और एक एग्जांपल है, टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए टीम इन अ टूर्नामेंट. आपने ज़रूर देखा होगा लोगों को डिस्कस करते हुए कि कौन सा टीम फाइनल में जाएगा. दिस इज़ पॉसिबली, कैसे करते हैं वो लोग? बाई लुकिंग एट द कंटिन्यूस परफॉर्मेंस वैल्यूज़ or numbers in the past. A lot of continuous numbers help you find out the trend. आपको ट्रेंड पता चलता है. यही है ट्रेंड्स का मतलब है कोरिलेशन. डेटा के बीच में क्या रिलेशन है, कोरिलेशन, यही आपको ट्रेंड्स बताता है. ओके, फॉर द पास्ट मंथ्स और ईयर्स एंड डू फोरकास्ट. उसको लेकर के आप फोरकास्ट कर सकते हो. एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको. मान लीजिए ये प्लॉट है, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लॉट है, और ये है आपका डेटा. ऐसा 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 डेटा आ रहा है. तो हम अगर आपसे पूछे कि इसके बाद का डेटा पॉइंट कैसा होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे कि सर देखिए, अगर हम इन सब को ज्वाइन करना शुरू करें तो ऐसा लगता है ये ट्रेंड सीधा जाएगा. इसका मतलब इसका बाद वाला डेटा हो सकता है यहीं पे हो. तो ये जो हमने किया, प्रिडिक्शन किया या फोरकास्ट किया, यहाँ पे हमने क्या फोरकास्ट किया? डेटा को फोरकास्ट किया. समझ में आया आपको? हाँ, ये जो टेक्निक हमने किया इसको मैथ्स में बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन. क्या बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? एक्स्ट्रापोलेशन. और एक टेक्निक है, उसे कहते हैं इंटरपोलेशन. वो क्या है वो मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ. मान लीजिए हमको बीच का वैल्यू जानना है यहाँ पर वो तो डेटा नहीं है, पर अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो हमको लगता है
कि अगर बीच में वैल्यू होता तो यहाँ होता। तो ये जो है वैल्यू हमने दो डेटा पॉइंट्स के बीच में निकाला, यहाँ हमने पॉइंट जो है डेटा पॉइंट के बाहर निकाला था, इसको एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। और अगर हमने यहाँ पे एनालिसिस करके दो डेटा पॉइंट्स के बीच में निकाला जहाँ डेटा नहीं है, तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। वाह भाई वाह, नई चीज पता चली। चलिए, ए लॉट ऑफ कंटिन्यूअस नंबर्स हेल्प करते हैं तो फाइंड आउट द ट्रेंड्स इन द पास्ट मंथ्स और ईयर्स एंड डू द फोरकास्ट। सच टेक्निक ऑफ फोरकास्ट इज कॉल्ड रिग्रेशन। ये जो हमने आपको बेसिक बताया ना, ये रिग्रेशन टेक्निक्स है। शायद ये क्लास 11-12 में आप लोग पढ़ेंगे अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेकर के स्टडी करते हो तो। ओके, रिग्रेशन एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुपिंग। देखिए, इन सर्टेन केसेस वी नीड टू अरेंज द वैल्यूज और ऑब्जेक्ट्स इनटू वेरियस ग्रुप्स। ओके, देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं डिफरेंट ग्रुप्स के, कलर वाइज हमने यहाँ अरेंज किया हुआ है। इफ ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पे कलर के हिसाब से किया गया है, देन इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सो हियर वी हैव कलर क्लासिफिकेशन। ओके, देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास से ये डेटा को देखना है, आपको भी यही करना है, चारों तरफ मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है। क्या है भाई, कहीं कुछ कोरिलेशन है क्या, पता चल रहा है क्या? देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग द रेसलर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट। आपने जरूर देखा होगा, वेट के हिसाब से टूर्नामेंट में रेसलिंग होता है ना। इफ द ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज देन इट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। एग्जाम्पल देखिए, a tourism company grouping the customers who live in the same city. Okay, ये है क्लस्टरिंग, मज़ेदार चीज़ है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बातें करते हैं, वो है डेटा को कैसे बहुत आसानी से समझा जाए। तो बेसिकली देखिए, आप यहाँ पे दो तरीक़ा से आप डेटा को देख पा रहे हैं। एक है यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में दिखाया गया है। टैबुलर फॉर्म का मतलब इन टेबल्स है ना, यहाँ पे टेबल में है, देखिए दो कॉलम है यहाँ पे, 2 कॉलम डेटा, 2 कॉलम है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम डेटा है। यहाँ नेम है, यहाँ इन लोगों ने, इन महान व्यक्तियों ने, ओके, पर्सन्स ने डोनेशन कलेक्शन किया है। ओके, तो नेम एंड डोनेशन कलेक्शन, टैबुलर फॉर्म। नेक्स्ट और एक फॉर्म है, ये है पाई चार्ट फॉर्म। ओके, ये पाई चार्ट फॉर्म है। ओके, और एक फॉर्म है ये कॉलम फॉर्म, अगेन कॉलम चार्ट फॉर्म है यहाँ पे। तो देखिए कौन सा समझ में आपको अच्छा लग रहा है, बताइए। सीधी सी बात है, आप देखिए विजुअलाइजेशन जब करोगे, विजुअली जब देखोगे ना, पट से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ देख करके ही आपको, यहाँ आपको नंबर्स देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, पर यहाँ देख के ही आप बोल दोगे अरे भाई ये ब्लू वाले ने सबसे ज़्यादा डोनेशन कलेक्शन किया है, अमित जी ने, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका ये सबसे ज़्यादा है, तो अमित और ये रेहाना, इन दोनों ने सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है। यहाँ भी देख करके आपको पता चल रहा है। साथ ही यहाँ और एक चीज़ है, बाकियों का कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि ये जो है समीर, इसने तो अमित का आधा से भी कम किया है कलेक्शन, है ना। तो ये कंपैरेटिव परफॉर्मेंस को भी आपको बता दे रहा है यहाँ पे आपका कॉलम में। तो यहाँ हमने क्या देखा, डेटा को हम 3 तरीके से विजुअलाइज तीन तरीके से दिखा रहे हैं। उसमें से हमने देखा 2 तरीके से, हमने 2 डिफरेंट विजुअलाइजेशन प्लॉट्स से आपको दिखाया। दोनों से आपको, आपके ऊपर आपको कौन सा अच्छा लगता है, ये वाला अच्छा लगता है या ये वाला। पर ये जो है यहाँ आपको पूरा कंपैरिजन, पूरा नंबर्स आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो यही बात है, ये इमीडिएटली आपको जो है पूरा कोरिलेशन, कहानी समझ में आ जाएगा। कहानी क्या है, कहानी यही है कि समीर ने तो कुछ भी नहीं पाया कलेक्शन, इसने सबसे ज़्यादा पाया है। इसने उसके बाद 2nd नंबर पाया है, 3rd नंबर पे इसने पाया। देखिए आप यहाँ पे ये पूरा नंबर दिखाई दे रहा है, 1 2 3। यहाँ हालांकि आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, सबसे ज़्यादा कौन है भाई, एरिया किसका ज़्यादा है,
पर यहाँ आपको क्लियरली समझ में आ जा रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये है फोर्थ, है ना, फोर्थ 2 लोग हैं, ये और ये, देखिए इन दोनों का हाइट सेम है। तो देखिए यही मजा है यहाँ पे विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा का, आप कितना आसानी से पता कर सकते हो। यहाँ आपको बहुत मेहनत लगेगा, पर ये देखिए कॉलम ग्राफ से बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो। इसीलिए अक्सर देखोगे कॉलम ग्राफ के ऊपर आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग डेटा बिकम्स ईजियर if it is presented in some graphical form. So graphical presentation of data is called data visualization. क्या बात है भाई, मतलब हम टेबल्स में अगर डेटा दें, ये टेबल 1, टेबल 2, मान लीजिए और एक टेबल है टेबल 3, यहाँ पे देखिए उसी को हम कितना तरीके से दे सकते हैं। ओके, ये देखिए कितना तरीके से इसी टैबुलर डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाया गया है। कितना सारा तरीका है प्रेजेंटेशन का। याद रखिएगा, डेटा विजुअलाइजेशन नीड्स क्लीन, टाइडी एंड रिलेवेंट डेटा। Hence, the raw data that is collected is first tidied up with relevant and correct values so that accurate visualizations should be created. खैर, आप इन सब प्लॉट्स के बारे में हायर क्लासेस में जानोगे, या फिर हम बहुत जल्दी इनके ऊपर भी आपको वीडियो बनाएंगे डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर। वैसे जो मैंने आपको कहा था क्लास 6 का स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस के ऊपर मैंने जो वीडियोस बनाए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, ओके, डेटा को। याद रखिए कि हार्ट ऑफ डेटा साइंस इज डेटा। ओके, डेटा साइंस में सब कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा। तो प्राइम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा साइंस इज इमेंस वॉल्यूम ऑफ डेटा। टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एड स्पीड एंड एक्यूरेसी टू द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स of such big data. Data science prepares the data for AI algorithms to process. मान लीजिए हम आपको एक टेबल देते हैं, ठीक है, 2 कॉलम टेबल, ठीक है। मान लीजिए इसमें ये है से नेम और जैसा था वहाँ पे मनी कलेक्टेड, ये है, समझ लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंट्रीज है, आप आसान से कर लोगे। पर अगर मैंने यहाँ पे 5 करोड़ एंट्रीज दे दिए, 5 करोड़ एंट्रीज, ऐसे ऐसे करके 5 करोड़ तक चलेंगे, आप क्या कर पाओगे? कौन सा सबसे ज़्यादा है, कौन सा कम है? ओके, कंपैरिजन, रिलेशन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। उस समय हमको एआई एल्गोरिदम, ओके, हमको टेक्निक्स की ज़रूरत है जो इसको रीड करे, अंडरस्टैंड करे, एनालिसिस करे। बहुत सा डेटा, ये ह्यूज डेटा है, इसको आप बोल सकते हो बिग डेटा। ये नॉर्मल डेटा नहीं है। 5 करोड़ एंट्री, समझ रहे हो? आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे तो शायद दिल्ली तक लिखाई ख़त्म होगा, ऐसा टाइप का है ना। मजाक कर रहे हैं, पर वैसे ही है। कितना लिखना पड़ेगा भाई, ज़रा सोच लीजिए। 5 करोड़ लाइन्स अगर आपको लिखना पड़े, जन्म भर लग जाएगा लगता है। देखिए, सब मेजर एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस हमने डिस्कस किया है। एक है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्ड आईडी और मेनी अदर सच साइट्स हैव ऑलमोस्ट मोर देन हाफ द वर्ल्ड ऑनलाइन। उसमें आधा से ज़्यादा दुनिया हर समय ऑनलाइन ही रहता है ना। हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑनलाइन का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? क्या आपको मालूम है? अभी 2025 का अप्रैल महीना चल रहा है ना। एक्सपेक्टेड अभी अप्रैल नहीं है, आज तो मई महीना है ना, मई स्टार्ट हो गया है। तो मई महीना 2025 में एक्सपेक्टेड आपका जो पॉपुलेशन है, ऑफिशियल काउंट इज मोर देन 800 करोड़। समझ रहे हो? इसका हाफ कितना हो रहा है? 400 करोड़। मतलब 400 करोड़ लोग हर समय ऑनलाइन है। आप सोच सकते हो, all interactions we do are digital in nature.
क्या बात है, इतना ट्रांजैक्शंस हो रहा है, 400 करोड़ लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहा है, कैसे करके हिसाब लगाया जाए पूरा चीज़ का, बताइए। हम आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं बिग डेटा का। यहाँ हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को डील कर रहे हैं, हाथों से आँख से देख करके कॉपी में लिख करके नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों को डेटा साइंस के टेक्निक्स को यूज़ करने की आवश्यकता है। ओके, याद रखिए, ऑल ट्रांजैक्शंस आर डिजिटल इन नेचर। इसका मतलब है कि इनको हम आसानी से नंबर्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं, सच एज अमाउंट, लोकेशन कोऑर्डिनेट, टाइम, डेट, फ्रीक्वेंसी, कितना बार किया गया, ड्यूरेशन, एवरेजेस वगैरह। डेटा साइंस मेथड्स कैन प्रोसेस दिस नंबर्स टू टर्न देम इनटू प्रॉफिटेबल प्रेडिक्शंस फॉर बिजनेस। बताया ना हमने आपको, पूरा कहानी है प्रॉफिट कमाना है बिजनेस का, नहीं तो कोई आपको क्यों कोई फैसिलिटी देगा। सोच लीजिए, जब ये डिजिटल पेमेंट की सिस्टम नहीं थी, आज भीम, पेटीएम वगैरह से हम पेमेंट करते हैं, पहले जब ये सिस्टम वगैरह नहीं था कितनी असुविधा हुआ करती थी, पर हम उसी में हैबिचुएटेड थे। आज हम कुछ भी होता है, कुछ भी खरीदने की बात होती है, बस फ़ोन में क्लिक क्लिक क्लिक, टिप 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 करके हम पैसा इंटरेक्शन कर लेते हैं। क्या ज़िंदगी है हम लोगों का, है ना। यहाँ पे डेटा साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डियर स्टूडेंट्स। We are analyzed on the basis of our personality, values and beliefs, interests, lifestyle, opinion, etc. इस एनालिसिस को कहते हैं साइकोग्राफिक एनालिसिस और साइकोग्राफिक्स, और इसको यूज़ किया जाता है। कौन यूज़ करते हैं? कंपनीज वगैरह, वो यूज़ करके और एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, हमारे चाहत को जान करके एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, जिससे कि हम और सामान को खरीदें, उनका प्रॉफिट हो। मकसद एक ही है, वो है उनको प्रॉफिट कमाना है। और हमको, हमारा क्या है, अरे थोड़ा डेटा लेता है तो लेने दो, हमको फैसिलिटी मिल रहा है, नया नया चीज़ों का फैसिलिटी, है ना। आज हम घर बैठे फॉरेन ब्रांड्स के कपड़े लत्ते पहन सकते हैं। ओके, बढ़िया से बढ़िया पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह जो पहले अमेरिका, यूरोप में मिलता था, आज हमारे घर के साइड के वहाँ पे दुकान वगैरह खुल गई है। क्या क्वालिटी मिल रही है, और हमको जाना भी नहीं पड़ेगा इस गर्मी में। हम जस्ट जोमेटो टोमेटो में ऑर्डर कर देंगे और आ जाएगा ऐसे ही साइट से। सोच सकते हैं आप, हम जस्ट बटन प्रेस करेंगे और पेमेंट हो जाएगा। वहाँ पे हमको कभी कभी रुपया भी वापस मिलेगा, है ना। कितना मज़ेदार बात है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स एंड रिटेल में देखिए, फॉर ई कॉमर्स जायंट्स लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, OLX, द बिगेस्ट कंसर्न इज कस्टमर एक्सपीरियंस। अरे भाई, कस्टमर को गुस्सा आ गया या लिए नहीं तो इनका तो दिवालिया निकल जाएगा, है ना। तो इनके लिए माई बाप है कस्टमर, उन्हीं से इनका पेट भरता है। चलिए, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन डन ऑन द वेबसाइट्स, रिव्यूज रिटन बाय इन्फ्लुएंसर्स, rating given by people, and also detailed analysis of their social media presence help किसको? e-commerce industry understand how to improve on the customer experience of their website। किसी ने आके आपको सामान घर में दिया, उसने अच्छा से नहीं दिया, आपसे व्यवहार नहीं किया, तो आपने कस्टमर उसको फीडबैक नहीं दिया, अगले बार क्या होगा मालूम है? उसको वहाँ से डांट मिलेगा, अल्टीमेटम मिलेगा कि आप अपना व्यवहार सुधारो। तो ये बोलेंगे कि क्या आपको किसी ने फ़ोन किया है, क्या बताया है क्या? नहीं नहीं, कोई बताने वाली बात नहीं है। हमको 15-20 जगह से रेटिंग से पता चला है कि आपका व्यवहार में प्रॉब्लम है, आप सुधारो, नहीं तो अगले बार आ गया कंप्लेन तो आपकी नौकरी तो गई। अब वो बंदा क्या करेगा? रास्ता तो एक ही है, उसको भी अपना रुपया पैसे की ज़रूरत है, वो अपना व्यवहार में सुधार लाएगा, है ना। हो ही सकता है कि फिर उसको इतना ज़्यादा रेटिंग मिलना शुरू करे कि उसको वो कंपनी भी इंसेंटिव्स दे। किसी महीना मैनेजर बुला करके बोलेगा, अरे भाई पूरा महीना तुम्हारा सबसे ज़्यादा अच्छा रेटिंग रहा है कस्टमर फीडबैक में, लो तुमको एक्स्ट्रा 50% ऑफ द इनकम मिलता है। क्या बात, रेटिंग से रुपया मिलता भी है, रुपया घटता भी है, नौकरी चला भी जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। रेटिंग ही यहाँ पे माई बाप है। ओके, कस्टमर लॉयल्टी and customer retention is the core of e-commerce portals survival, है ना। आप देखते हैं आपके घर के आसपास के दुकान में, कभी जाके देखिएगा कुछ कुछ दुकान खाली रहता है, पर चुपचाप दुकानदार बैठा हुआ है, भगवान के नाम पे कोई आ जा रे बाबा, लेकिन कोई नहीं आता है।
फिर भी आप बाद में जाके देखोगे बैठा रहता है। क्यों? आपको मालूम है ये एक पॉलिसी है दुकानदारों की। अगर मान लीजिए सारा दिन में 10 कस्टमर ही आए, पर वो अगर दुकान बंद करके घर पे बैठा रहे, तो वो 10 कस्टमर आके देखेंगे दुकान तो बंद है पर हमको तो सामान चाहिए, वो किसी और के दुकान में चले जाएंगे और अगले बार वो उस दुकान में आना भी बंद कर देंगे कि क्या है यार, वो तो खुला ही नहीं रहता है, जाके फ़ायदा क्या, चलो थोड़ा दूर ही सही, एक ही बार दूसरे दुकान से जाके लिया है। समझ रहे हो ना आप? कस्टमर रिटेंशन जो भी है, दिन में बचा खुचा 10 ही कस्टमर जो है उसी को हमको वापस चाहिए वापस, तो हमको दुकान में बैठे रहना है। देखिए, कांस्टेंट फीड ऑफ बिग डेटा थ्रू कस्टमर्स ब्राउजिंग बिहेवियर, सब समय सर्च कर रहे हैं क्या चाहिए। बहुत लोग, खास तौर पे औरतें, विंडो शॉपिंग जो करते हैं, आपको क्या लगता है इसका कोई इफेक्ट नहीं है? नहीं। अगले बार जब आप कोई वेबसाइट पे जाके कुछ सर्च करिएगा, आपने जो विंडो शॉपिंग किया था, आपने जो सर्च हिस्ट्री पे रखा था, उसके ऊपर बेसिस करके आपको वो जो है वेबसाइट, वो आपको वैसे और प्रोडक्ट्स दिखाएंगे कि आपको शायद पिछले बार ये पसंद ना आया हो तो इससे रिलेटेड ये मैडम आया है, आपको डिस्काउंट भी देंगे। देखिए मैडम, इस पे ज़्यादा डिस्काउंट है, ले लीजिए मैडम, ऐसे टाइप के। और क्या? ओके, तो आपको समझ में आ रहा है? पूरा खेल जो है डेटा का खेल है। आपका घर का ब्राउज्ड डेटा गया कंपनी के पास, कंपनी ने उसको एनालिसिस किया, खिचड़ी बनाया, नया खाना बनाया, नया खाना आपको प्रेजेंट किया, आपको पसंद आया, आपने खरीद लिया। ओके, चलिए, तो ये पूरा बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर, ऑनलाइन इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन, सब डेटा साइंस एल्गोरिदम में जाता है। ओके, गूगल सर्च बॉक्स को ही देख लीजिए ना, कुछ भी सर्च करिए, कुछ डालिएगा, उसके बाद कुछ जो लेटर आएगा वो जरूर आपका पिछला कोई सर्च के ऊपर में बेस करके है। नेक्स्ट, डेटा साइंस हेल्प्स इन एक्यूरेट प्रेडिक्शंस व्हिच आर वेरी यूजफुल इन डिजिटल मार्केटिंग, डेवलपिंग बेटर कस्टमर रिलेशंस एंड ब्रांड बिल्डिंग। अपना ब्रांड को बढ़ाना है, टूथपेस्ट कंपनी को आगे लेके जाना है। ओके, जो एग्जांपल्स दिए थे उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हेल्थ केयर। इमेजिंग ए ह्यूमन बॉडी इज ए कॉमन ऑकरेंस इन हॉस्पिटल। ओके, एक्सरे वगैरह करते हैं हम लोग। मिलियंस ऑफ पेशेंट्स आर स्कैन्ड एंड एक्सरेड थ्रू वेरियस एडवांस्ड मशीन्स। विजुअल एंड न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड थ्रू these equipments are analyzed by algorithms to predict life-threatening diseases such as cancer cell, tumor, organ cirrhosis, internal infection वगैरह वगैरह, ताकि कोई ऐसा चीज़ पता चल जाए जो डिटेक्ट ही ना हो, लेकिन हमको उसका थोड़ा सिम्टम पता चल जाए, अगर हम डायग्नोज कर सके, अर्ली अलार्म। ओके, लाइकली मेडिकल थ्रेट के बारे में पता चल जाए, तो ये सब कुछ डेटा साइंस हेल्प कर सकता है। इसकी वजह से आपका पैसा रुपया खर्चा भी बहुत कम जाएगा। ओके, देखिए, डेटा साइंस की वजह से एक्सपेंसेस भी बहुत कम जाते हैं रिसर्च में, मेडिकेयर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स में। ज़्यादा लोगों की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपका ज़्यादातर काम जो है वो आपका स्लेव मशीन ही पूरा कर सकता है, और बढ़िया, बिना खाए पीना पिए, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी लेता है और ये पूरा एनालिसिस सही तरीके से आपको दे सकता है। इंसान गलती कर सकता है, लिखने में कहीं कोई मिस्टेक कर दिया, उसको नींद आ रहा था, काफ़ी थक गया था अपने शिफ्ट से, मशीन गलती नहीं करेगा अगर उसको इंस्ट्रक्शन सही दिया जाए। द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर कैन बेनिफिट फ्रॉम डेटा साइंस इन वेरियस वेज सच एज डायग्नोसिस, पेशेंट केयर एंड रिसर्च। उसके बाद देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस। This domain purely deals with number, denomination, profit and loss, loan, return, investment, fraud, credit वगैरह वगैरह। चलिए देखते हैं कैसे डेटा साइंस फाइनेंशियल सेक्टर में हेल्प करता है। देखिए, डेटा साइंस कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग फ्रॉड व्हेन एनालाइजिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। किसी ने आपके साथ धोखा किया, ज़्यादा रुपया आपके अकाउंट में डाल दिया, आपको पता चलना चाहिए। डेटा साइंस के वहाँ से अचानक से मेल आ जाएगा, देखिए ये आया है नंबर आपके पास अननोन बैंक अकाउंट से, हो सकता है ये फ्रॉड है, आप तुरंत बैंक को जाकर के कॉन्टैक्ट करिए। Clustering and classification of customer data are two popular data science techniques done on the basis of customers' preferences. And financial health. Risk analysis. By analyzing finances before granting huge loans, investment,
ये सब किया जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट फ्रॉम ए कस्टमर्स लाइफ टाइम टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिजनेस, बैंक का बिजनेस कितना ऊपर उठेगा अगर मेरे इतने सारे कस्टमर हैं, इन लोगों ने इतना लोन लेके रखा हुआ है, वगैरह वगैरह। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग लॉयल एंड प्रॉफिटेबल कस्टमर्स बाय कस्टमर सेग्रीगेशन एंड क्लासिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLV। देखा आपने, मजेदार चीज पता चला। सीधा सा बात है, प्रॉफिट को ऊपर लेके जाना है, प्रॉफिट कमाना है, सबका मकसद एक ही है, प्रॉफिट कमाना है। अदर एप्लीकेशंस जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, इट इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ ए वेबसाइट बाय मेकिंग इट अपीयर इन द टॉप सर्च results returned by search engine. Data science helps in search optimization by the content of the website with special social media data and mapping it with search keywords and phrases. Okay, search algorithm. It is the data science algorithm that makes search engines fast, efficient and accurate in returning search results. Okay. डेटा साइंस कितना हेल्प कर सकता है, एफिशिएंट अपडेट करने में भी हेल्प करता है सर्च डेटाबेस को। नेक्स्ट, इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज। देखिए, गवर्नमेंट यूजेस डेटा साइंस मेथड टू एनालाइज बिग डेटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन, सोशल ग्रुप्स एंड क्लासेस, वर्कर एम्प्लॉयबिलिटी, पॉवर्टी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल, टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू इट्स मासेस। समझ में आया आपको डेटा साइंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है?